नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज पीडियाट्रिक्स की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन ने 2 क्लासें ले ली हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। आज अपन तीसरी क्लास ले रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे पार्ट 2 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। उसमें अपन पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को 3 भागों में बांट दिया, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, सबसे पहला फिजिकल असेसमेंट, फिजिकली असेसमेंट। दूसरा जनरल असेसमेंट। तीसरा सिस्टेमेटिक असेसमेंट। ठीक है, अपन किसका असेसमेंट कर रहे हैं? बेबी का, चाइल्ड का। ठीक है, और सबसे पहले अपन करेंगे फिजिकल असेसमेंट। ठीक है, एक बेबी जो डिलीवर्ड हुआ है, 9 माह के गर्भ में रह के आया है, तो 9 माह के दौरान जब डिलीवर्ड हुआ है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, तो अपन सबसे पहले असेसमेंट करेंगे फिजिकली। जो बेबी न्यू बॉर्न हुआ है ना, जो जन्म है, उसका अपन करेंगे असेसमेंट। ठीक है, ये पार्ट अपन ने एग्जामिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स में अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बॉर्न में डिस्कस कर लिया था। फिर भी अपन कुछ भाग जो छूट रहे थे वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो अपन प्रीवियस क्लास में ये पार्ट शुरू किया और अपन ने हेड से लगा के टो तक अपन करेंगे असेसमेंट। ठीक है, हेड से लगा के टो तक जो असेसमेंट है उसको बोलते हैं सिफेलोकॉइडल प्रोसेस। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर से लेकर पांव तक का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिफेलोकॉइडल प्रोसेस। तो अपन फिजिकल असेसमेंट करेंगे हेड टू टॉइज। ठीक है, तो इसी कड़ी में अपन ने कल हेड एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे आई एग्जामिनेशन या आई असेसमेंट। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले अपन असेसमेंट करेंगे टीयर ग्लैंड का, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अश्रुग्रंथि। ठीक है, एट द बर्थ नो एक्टिवेट। जन्म पर टीयर ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट कब होती हैं? एक्टिवेटेड आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद एक बच्चे के अंदर टीयर ग्लैंड एक्टिवेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं आई में पियरला असेसमेंट। ठीक है, पियरला का फुल फॉर्म क्या होता है? पी का मतलब होता है प्यूपिल, ई का मतलब होता है इक्वल, आर का मतलब होता है राउंड, और एक आर का मतलब होता है रिएक्टिव, और एल का मतलब होता है राइट, और ए का मतलब होता है अकोमोडेशन। ठीक है, ये सारे पीएल असेसमेंट में अपन असेस करेंगे। ठीक है, प्यूपिल नॉर्मल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, राउंड शेप है कि नहीं है, रिएक्टिव है कि नहीं है, लाइट के प्रति सेंसिटिव है कि नहीं है, अकोमोडेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो एक टर्म होती है, अगर प्यूपिल इक्वल नहीं हो, अनइक्वल हो, तो उसको बोलेंगे अपन एनिसोकॉर्निया। अगर प्यूपिल अनइक्वल हो तो अपन उसको बोलेंगे एनिसोकॉर्निया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में अक्सर इसको लेके क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं और आगे भी किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेड स्पॉट। जब भी न्यूबॉर्न जन्म लेगा तो उसकी आंखों में जो कलर होगा वो रेड होगा। ठीक है, एट द बर्थ रेड कलर। और ये 3 महीने तक अगर आंखों का रंग अगर रेड कलर है, रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं,
तो वो कंडीशन होगी नॉर्मल। अगर 3 महीने के बाद भी आंखें लाल हैं, आंखों के कलर लाल हैं, आपको लाल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी अबनॉर्मल। अगर 3 महीने तक लाल है तो अपन मानेंगे ये नॉर्मल है, सही हो जाएंगी। ठीक है, 3 महीने के बाद दिखाई दे रहे हैं तो वो होगी अबनॉर्मल कंडीशन। और अबनॉर्मल क्यों होगी? ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। 3 महीने के बाद भी अगर आंखों में रेड स्पॉट है, इट मीन्स कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न के अंदर आंखों का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आई इन्फेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर अपन ने आई इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई इन्फेक्शन 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, ऑप्थाल्मिया न्यूटर्मा और कंजक्टिवाइटिस। ऑप्थाल्मिया किससे होता है? निस्टीरिया गोनोकोकस एक बैक्टीरिया है, उससे होता है। ड्रग ऑफ चॉइस, दोनों में जब इन्फेक्शन होगा तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या होगी? तो ऑप्थेल्मिया न्यूट्रोमा में ड्रग ऑफ चॉइस होगी इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस कंजक्टिवाइटिस में होगी सिल्वर नाइट्रेट 1% और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस किससे होगा? टोको इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई ड्रॉप इन द आई। आंख के अंदर आंख की दवाई डालने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलेंगे इंस्टिलेशन। ठीक है, साइट। अब आंख में दवाई, आंख में कौन सी जगह पर अपन दवाई की ड्रॉप डालेंगे? तो वो जगह है लोअर कंजक्टिवाइटल रिंग। ठीक है, या लोअर आईलिड्स। ठीक है, ये होगी आई। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट में अपन ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, ये सही साइड होगी। क्लीनिंग आईस, एक न्यूबॉर्न है जो जन्मा है तो उसकी आई को भी अपन क्लीन करना है, तो अपन स्टेराइल गॉज लेंगे। अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, स्टेराइल गॉज लेंगे और इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर मूव कराएंगे। ठीक है, गॉज को और क्लीन करेंगे। उसके बाद अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ आइस, हाइपर टेलोनिज्म। ये क्या होती है? 2 इनर कैंथस होते हैं, बहुत इनर कैंथस, बहुत इनर कैंथस गैप मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। दोनों आंखों के जो इनर कैंथस होते हैं, ये हो गया अपने आई वाला पार्ट। ठीक है, ये पीपल होगी इधर, ये हो गया इनर कैंथस, ये हो गया आउटर कैंथस। इनर कैंथस, ये हो गया आउटर कैंथस। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो नॉर्मल जो दूरी होती है वो होती है 2.5। अगर 2.5 ना होगा, दोनों आंखों का जो मध्य का गैप है वो इससे ज़्यादा होता है, तो उस अबनॉर्मलिटी को बोलेंगे अपन हाइपर टेलोनिज्म। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं अपन ने अधिकता बताएगी। टेलो का मतलब क्या हो गया? आई। ठीक है, और ये डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ नेक। नेक का अपन करेंगे असेसमेंट। अपन ने फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में नेक का असेसमेंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप प्रीवियस क्लास में जाके आप नेक का असेसमेंट देख सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो नेक होती है वो मतलब एक सॉफ्ट और शॉर्ट होती है, एक द वर्थ, वो मतलब मुलायम और शॉर्ट होती हैं जन्म के समय। ठीक है, एक्सेसिव फोल्ड ऑफ स्किन ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ नेक, है ना। अगर जन्म के समय बेबी के पोस्टीरियर साइड में, ये नेक का पोस्टीरियर साइड है, अगर यहाँ पर ज़्यादा फोल्ड होंगे, ठीक है, ज़्यादा फोल्ड होंगे तो ये किससे इंडिकेट करेगा? डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, ज़्यादा फोल्ड होना जन्म के समय नेक के पीछे, तो उसको किससे इंडिकेट करेगा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और इसका डिटेल्स आप असेसमेंट प्रीवियस क्लास में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे
ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, सबसे पहले ओरल कैविटी में असेसमेंट किसका करोगे? म्यूकोसा का। ठीक है, एक हेल्दी म्यूकोसा क्या होगी? मॉइस्ट, मॉइस्ट और पिंक। ठीक है, ये तो हो गया हेल्दी कंडीशन। ठीक है, अगर मॉइस्ट ना होके ड्राई है म्यूकोसा तो ये क्या हमें इंडिकेट करेगा? डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन। ओके, अगर पिंक ना होकर ब्लू है तो ये अपन को इंडिकेट करेगा साइनोसिस वाली कंडीशन, लैक ऑफ O2। ठीक है, इसके बाद में अपन असेसमेंट करेंगे टंग का, है ना। टंग का कलर कैसा होना चाहिए? रेडिश, पिंक और मॉइस्ट। ठीक है, कलर होना चाहिए रेडिश, पिंक और मॉइस्ट होने चाहिए सेम। रेडिश पिंक अगर ना होके ब्लू होगा तो साइनोसिस कंडीशन होगी, और टंग मॉइस्ट ना होकर ड्राई होगी तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी। कुछ टर्म है। इसके बाद वाइट कलर पैचेस ऑन टंग, अपन ने ये भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। जो वाइट पैचेस होते हैं टंग के ऊपर वो क्या होते हैं? ठीक है, ओरल थ्रस्ट और एपिस्टेम्पियल थम्स, ये तो दोनों तो होते हैं वाइट पैचेस। वाइट पैचेस ये भी होंगे और वाइट पैचेस ये भी होंगे, पर दोनों में एक फर्क है, वन डिफरेंस। क्या करेंगे अपन? स्टेराइल गोज लेंगे, स्टेराइल गोज लेंगे, इन वाइट पैचेस के ऊपर क्या करेंगे? रब। ठीक है, रब करने पर ये पेन वाली कंडीशन और ब्लीडिंग वाली कंडीशन होती है तो वो कहलाएंगे ओरल थ्रस्ट, और ये इजीली रिमूव भी नहीं होंगे, रिमूव नॉट। ठीक है, और वो वुंड क्रिएट कर देंगे, वुंड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जबकि एपिस्टेम्पियल सिंड्रोम में क्या होता है? जब आप स्टेराइल गोज लेके इन पैचेस के ऊपर रब करोगे तो क्या होगा? नो पेन, नो ब्लीडिंग, इजीली रिमूव। ठीक है, एक और कंडीशन है, वाइट पैचेस अगर टंग पे होते हैं वो अगर 3 दिन के बाद स्पॉन्टेनियसली अगर वो रिमूव हो जाते हैं तो वो कहलाएंगे एपिस्टेम्पियल सिंड्रोम, और अगर 3 दिन के बाद भी अगर वो रिमूव नहीं होते हैं तो वो कहलाएंगे ओरल थ्रस्ट। इस प्रकार अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ओरल थ्रस्ट कौन सा है और एपिस्टेम्पियल सिंड्रोम कौन सा है। अपन ने प्रीवियस क्लास में भी अपन ने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, परसेंट पैचेस विथ ब्लीडिंग, है ना। टंग पर पैचेस तो हैं, वाइट पैचेस हैं, चाहे ब्लैक हैं चाहे रेड हैं, लेकिन उनमें ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अगर उनमें ब्लीडिंग हो रही है तो उनको बोलेंगे अपन ल्यूकोप्लेकिया, और इसको ऑल्सो नॉन एज प्री कैंसियस कंडीशन ऑफ टंग। जन्म के समय अगर बेबी के टंग पर पैचेस पर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कौन सी कंडीशन आपको इंडिकेट करेगा? प्री कैंसियस कैंसर उसको हो सकता है, टंग का कैंसर उसको हो सकता है। ठीक है, फिर अगली टर्म जियोग्राफिकल टंग। जियोग्राफिकल टंग क्या होता है? रेड कलर पैचेस ऑन टंग। ठीक है, व्हाइट कलर पैचेस क्या हो गए? ओरल थ्रस्ट और एपिस्टेम्पियल सिंड्रोम। फिर होता है रेड कलर पैचेस, अब इसमें क्या होगी? ब्लीडिंग नहीं होगी, रेड तो कलर होगा लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहलाएगा ल्यूकोप्लेजिया, और ब्लीडिंग नहीं हो रही है और रेड कलर है तो वो कहलाएगा जियोग्राफिकल टंग। ठीक है, और ये क्या होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। ठीक है, उसके बाद में अगली टर्म अपन देखते हैं टंग के डिसऑर्डर में, एनकाइकोग्लोसिया। ठीक है, ग्लोसिया, ग्लोसिया वर्ड कहां पर भी आ जाए वो आपको इंडिकेट करेगा टंग। एग्जाम में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी भी शब्द के पीछे या आगे ग्लोसिया वर्ड आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है टंग।
टंग की नॉर्मल या अबनॉर्मलिटी को वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एनकाइलोग्लोसिया का मतलब क्या होगा, अबनॉर्मल होल्डिंग ऑफ टंग विथ शॉर्ट। जो टंग की जो अबनॉर्मल है वो होल्डिंग जो अबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं होकर अबनॉर्मल होगी और वो शॉर्ट होगी। सिंपल भाषा में, पर सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो टंग नॉर्मल साइज में ना होकर छोटी साइज में होगा, ठीक है। हाइपरग्लोसिया, हाइपरग्लोसिया का हाइपर मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट, कहीं ना कहीं अपन को अधिकता बताएगा। और ग्लोसिया का मतलब क्या होता है, टंग, अधिक और टंग, है ना। तो कंजेनाइटल लार्ज ऑफ टंग, जन्मजात से ही, जन्म जब बेबी जन्म लेता है तो जन्म से ही उसकी जो जीभ है वो नॉर्मल साइज से बड़ी होती है, उसको अपन बोलेंगे हाइपरग्लोसिया, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हाइपो, हाइपो कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है, डिक्रीजमेंट को दर्शाता है, हाइपो और ग्लोसिया, ठीक है। कंजेनाइटल शॉर्ट, ठीक है, इसमें भी शॉर्ट हुई थी लेकिन इसमें जो टंग की जो होल्डिंग है वो अबनॉर्मल थी, ठीक है। हाइपोग्लोसिया, कंजेनाइटल शॉर्ट ऑफ टंग, ठीक है। उसके बाद में एनग्लोसिया, ग्लोसिया वर्ड आ रहा है, डिनोट किसको कर रहा है, ये डिनोट टू टंग, और एन जो अपन को ये डिनोट करेगा किसको, एब्सेंट। तो क्या होगा, एब्सेंट ऑफ टंग, ठीक है, या कंजेनाइटल एब्सेंट ऑफ टंग, ठीक है। और ग्लोसाइटिस, ठीक है, ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस क्या हो गया अपना, टंग और जिनके पीछे ITIS लग जाता है, जिन टर्मिनोलॉजी के पीछे ITIS लग जाता है वो इंडिकेट करता है इन्फेक्शन और इंफ्लामेशन, ठीक है। तो ITS अपन को डिनोट करेगा इन्फेक्शन और इंफ्लामेशन, और ग्लोसाइटिस आ रहा है मतलब ये किसको कर रहा है, इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ टंग, ठीक है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ चेस्ट, ठीक है। चेस्ट का जो असेसमेंट है वो क्या होगा, राउंड और ओवल शेप। प्रीवियस क्लास अपन डिस्कस कर दिया कि टंग एकदम सर्कल और राउंड शेप में होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा है या ऐसा है तो ये चेस्ट जो है अबनॉर्मल कंडीशन को डिनोट करेगा। और ड्यू टू ये राउंड शेप, राउंड शेप क्यों होता है, क्योंकि उसका जो डायमीटर है चेस्ट का, चाहे एंटीरियर ले लो, चाहे पोस्टीरियर ले लो, चाहे लेटरल ले लो, तीनों क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, समान, समान होंगे तो क्या होगा, राउंड और ओवल शेप बनेगा, ठीक है। चेस्ट सर्कम्फरेंस अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया है, नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस कितना होता है, 30 से लगा के 33 सेंटीमीटर, 30 to 33 डिग्री सेंटीमीटर। अगर इससे कम है तो भी अबनॉर्मलिटी है, और अगर इससे ज़्यादा है तो भी अबनॉर्मलिटी है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथ साउंड अपन ने ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, अपन आप जाके देख सकते हैं। अपन हम डिस्कस करेंगे अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, ठीक है। अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में पहला हो गया व्हीचिंग साउंड। अगर बेबी ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है, अगर उस दौरान अगर व्हीचिंग साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करेगा, अस्थमा, बेबी को क्या है, अस्थमा, ठीक है। रुचि और क्रेडल साउंड अगर आ रहा है ना, तीखी आवाज या क्रेडल या खड़खड़ आवाज आ रही है तो वो किसे इंडिकेट करेगा, निमोनिया को। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अपन डिस्कस करते हैं अब नॉर्मल शेप। भाई नॉर्मल शेप तो हो गया क्या, ओवल शेप या राउंड शेप, अब नॉर्मल शेप भी होंगे, ठीक है। पिजियन चेस्ट, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे रिकेट्स, है ना, ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में बैरल चेस्ट, है ना, बैरल चेस्ट क्या होगा, उभरा हुआ होगा, है ना, एम्फाइसीमा वाली कंडीशन होगी, है ना। एम्फाइसीमा जो एक ग्रुप है किसका, COPD का। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब्डोमिनल कैविटी का अपन करेंगे असेसमेंट। तो सबसे पहले बोबल साउंड, ईयर विद इन 24 आवर्स,
जो वोवेल साउंड है आपको 24 घंटे के अंदर सुनाई देंगे, ठीक है। और सबसे पहले सुनाई कहाँ देंगे? फर्स्ट साउंड राइट लोअर क्वाड्रेंट, फर्स्ट साउंड राइट लोअर क्वाड्रेंट। क्या हुआ कि अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे, अब्डोमेन वाले हिस्से को अपन 4 भागों में बांटेंगे, है ना। क्वाड्रेंट हो गया 4, ठीक है। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। अपर हो गया, ये हो गया लोअर, ठीक है। तो क्या होगा आपको लोअर, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो आपको क्या करना है, राइट लोअर जो क्वाड्रेंट होता है, ये तो हो गया अपर, ये लोअर, ठीक है। तो यहां से आपको सुनना है, पहला जो वोवेल साउंड है आपको यहां से सुनाई देगा राइट लोअर से, ठीक है। फिर सुनाई देगा आपको अपर राइट से, फिर अपर लेफ्ट से, और लास्ट में आपको लोअर लेफ्ट से, ठीक है। यह है प्रोसेस वोवेल साउंड सुनने की। और वोवेल साउंड क्यों सुनाई देते हैं? ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इंटेस्टाइन वोवेल के अंदर, है ना, क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वोवेल साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट वोवेल साउंड विद इन 24 आवर्स के अंदर सुनाई देता है, और अगर नहीं देता है तो ये अबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और कहाँ सुनाई देगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्टूल पास आउट विद इन 24 आवर्स, बेबी जन्म के बाद पहला स्टूल अपना पास आउट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीकोनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप, है ना, नोट कर लीजिए दोस्तों, साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर बेबी 24 घंटे के अंदर, है ना, अपना स्टूल पास आउट नहीं करता है ना, फेलियर ऑफ, ठीक है, फेलियर ऑफ स्टूल पास आउट विद इन 24 आवर्स, तो वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, हियर कम्स डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये डिसऑर्डर है, अपन इसको आगे क्लासों में, डिसऑर्डर क्लासों में डिटेल से अपन इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि ये डिजीज क्यों होती हैं, क्यों होती है। फेलियर ऑफ स्टूल पास आउट विद इन 24 आवर्स इंडिकेट हियर कम्स डिजीज, ठीक है। नॉन एज कंजेनाइटल, मतलब ये क्यों होती है, कंजेनाइटल मेगा कोलोन, ठीक है। अब इसका कंफर्मेटिव मतलब अपन को करना है कि भाई अपन को डिजीज है या नहीं है, ठीक है। तो कंफर्मेशन करने के लिए रेक्टम टिश्यू की लेंगे बायोप्सी, जो रेक्टम वाला पार्ट है वहां से अपन टिश्यू बायोप्सी लेंगे, और ये कंफर्मेशन करेंगे कि उसको कंजेनाइटल मेगाकोलोन है नहीं है, या हियर कम्स डिजीज है या नहीं है। वो कहां से अपन कंफर्मेशन होगा, रेक्टल टिश्यू बायोप्सी से, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एक्स्ट्राट्रोफी ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्राट्रोफी ऑफ ब्लैडर में क्या होता है, एब्सेंट ऑफ अब्डोमिनल वॉल फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अब्डोमिनल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राट्रोफी ब्लैडर, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, ठीक है, अपन अलग डिस्कस करते हैं, बॉयज में क्या है और गर्ल्स में क्या है। गर्ल्स में क्या होगा, अगर ये होगी तो गर्ल्स में क्या होगा, प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन। अगर गर्ल्स के अंदर एक्स्ट्राट्रोफी ब्लैडर है ना, उनके जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अब्डोमिनल वॉल नहीं है, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन। प्यूबिक बोन का क्या होगा, माल फॉर्मेशन। प्यूबिक बोन क्या होगी, मैच्योर नहीं होगी, क्या होगी, इमेच्योर होगी। अपन बॉयज की बात करें, बॉयज में चलते हैं। बॉयज में अगर ऐसा होता है, कैसा कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर अब्डोमिनल वॉल एब्सेंट है, तो क्या होगा, एपिडिस वाली डिजीज, जो क्या है, ये अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऑन डोर्सल सरफेस, ठीक है। ये हो गया पेनिस, ठीक है, ये स्टोमा हो गया ना, यह होती है ओपनिंग, यहां ना होकर डोर्सल साइड में हो, तो ये कंडीशन कहलाएगी एपिस
डेथिस। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, गर्ल्स में अपन जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन दोनों में असेसमेंट कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास अपन ने हाइमेन लेयर के बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस के बारे में अपन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज अपन सिर्फ हाइमेन लेयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइमेन लेयर क्या होगी? एनलार्जमेंट एट द बर्थ, है ना, उसको अपन बोलेंगे हाइमेन इज हाइट्रोपी, क्योंकि हाइट्रोपिक हाइपरट्रोपिक से बोलेंगे आप इंक्रीज साइज ऑफ सेल। इंक्रीज साइज ऑफ सेल को बोलेंगे अपन हाइपरट्रोपी, और किसकी? हाइमन की। ठीक है, ये एट द बर्थ क्या होती है? एनलार्जमेंट होती है। बाकी अपन ने क्लाइटोरिस, ठीक है, लेबिया माइनोरा, ये अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं अपन बॉयज का असेसमेंट। सिग्मा एक और है, गर्ल्स के एक और है सिग्मा। सिग्मा क्या है? व्हाइट कलर डिस्चार्ज पासिंग जेनाइटल टैग। अगर जन्म पर गर्ल चाइल्ड के अगर जेनाइटल एरिया से अगर व्हाइट कलर डिस्चार्ज आ रहे हैं, है ना, रेड ना होकर व्हाइट कलर डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपन स्मेग्मा। ठीक है, अब ये 3 महीने तक तो आ रहे हैं तो नॉर्मल है ना। 3 महीने के बाद भी अगर आ रहे हैं तो ये अबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एक अपने सूडो मेंस्ट्रुएशन। सूडो मेंस्ट्रुएशन अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। ये क्या होता है? फॉल्स मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये कब होता है? ब्लीडिंग वेजाइना आफ्टर द बर्थ। जन्म के तुरंत बाद फीमेल चाइल्ड के वेजाइना से ब्लीडिंग होना, वो क्या कहलाएगा? सूडो मेंस्ट्रुएशन, जिसे अपन कहते हैं फॉल्स मेंस्ट्रुएशन। और ट्रू मेंस्ट्रुएशन किसे बोलेंगे अपन? प्यूबर्टी पर, है ना, प्यूबर्टी पर जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसे बोलेंगे अपन ट्रू मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, और जन्म से पहले जन्म पर होती है तो उसको बोलेंगे अपन सूडो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बॉयज। बॉयज में टेस्टिकुलर असेसमेंट और यूरेथ्रल असेसमेंट। ठीक है, टेस्टिस आर डिसेंड ऑफ 36 वीक ऑफ गेस्टेशनल। इस लाइन का मतलब यही है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब गर्भ में उसकी उम्र 36 वीक हो जाती है, तो उसकी जो टेस्टिस हैं वो डिसेंट हो जाके और कहाँ सिचुएट हो जाते हैं? स्कोट्रम में। अब ये कंडीशन नहीं होती है, ये फेल हो जाता है। ये 36 वीक पर जो टेस्टिस हैं वो स्कोट्रम में जाके फिट नहीं होते हैं, तो वो ये फेल हो जाती है कंडीशन। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन अनडिसेंट टेस्टिस, मतलब टेस्टिस ऊपर ही हैं, वो स्कोट्रम में नहीं आए हैं। ठीक है, तो उसको अपन टर्मिनोलॉजी बोलेंगे अपन क्रिप्टोचिलियोडिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोचिलियोडिज्म, फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस आफ्टर 36 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। 36 वीक के बाद भी अगर डिसेंड नहीं हो रहा है टेस्टिस, तो उसको बोलेंगे क्रिप्टोचिलियोडिज्म। ठीक है, ये जो क्रिप्टोचिलियोडिज्म में जो अबनॉर्मलिटी होती है, अब इसमें अपनी कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट अपना भी कुछ रेस्पॉन्सिबल बनती हैं। ठीक है, अपनी क्या अबनॉर्मलिटी बनती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नर्सिंग वाली। तो अपन क्या करेंगे? पेशेंट को एडवाइस देंगे, एडवाइस टिल वेट 1 ईयर, टिल वेट 1 ईयर। पेशेंट को एडवाइस देंगे कि आप 1 साल तक वेट करो। 1 साल तक वेट करोगे तो क्या होगा? ये अपने आप एनाटोमिकली डिसेंडेड या डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम। अगर जन्म पर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ रहे तो आप
जो पेरेंट्स है, जो बच्चे के पेरेंट्स, उनको आप एडवाइस करोगे कि आप निश्चिंत रहिए, नो टेंशन रहिए, 1 साल तक आप वेट करिए, ठीक है। अगर 1 साल तक ये भी फिर भी अगर ये नहीं आते हैं, है ना, फिर भी ये अगर इसको टर्म में नहीं आते हैं, है ना, फिर भी अगर ये फेलियर होते हैं, ठीक है, तो आप उनको एडवाइस दोगे क्या, कब, 1 साल बाद। 1 साल तो वेट करना है, क्या पता आ जाए, नीचे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। फिर 1 साल के बाद में अगर ये एनाटॉमिकल अपना आप से नीचे नहीं आ रहे हैं, तो ये फेलियर हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, एडवाइस करोगे ओस्टियोपेक्सी के लिए। ये एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। किसका मैनेजमेंट है ये? सर्जिकल मैनेजमेंट ये ओस्टियोडिज्म का, है ना, क्रिप्टो ओस्टियोडिज्म का ओस्टियोपेक्सी सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। कि भाई अगर वो जो टेस्टिस है उनको नहीं आ रहे तो सर्जरी के माध्यम से अपन उसको स्कोटम में लेके आएंगे, ठीक है। सर्जरी के बाद भी, आफ्टर सर्जरी के बाद भी टेस्टिस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। नॉर्मल कंडीशन से क्या मतलब है, वो स्कोटर में अपनी जगह स्थिर नहीं कर पाता है, या नहीं आ पाता, या फिक्स नहीं कर पाता है, तो आप क्या एडवाइस दोगे उसको, ओस्टियोटॉमी। ओस्टियोटॉमी, ठीक है। ओस्टियोटॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। एडवाइस दोगे कि आप टेस्टिस को बाहर निकाल दो। आपने 1 साल का वेट कर लिया, आपने सर्जरी करा ली को सही जगह पर लाके, फिर भी वो सही जगह पर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस दोगे, ओस्टियोटॉमी के बारे में, ठीक है। वो इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ठीक है। रिमूवल ऑफ, अगर ये जो लंबे समय तक टेस्टिस अगर कहीं दूसरी जगह होंगे तो ये क्या क्रिएट करेंगे, कैंसर क्रिएट करेंगे। तो अपन ये क्यों एडवाइस देंगे, टू प्रिवेंट कैंसर या ट्यूमर, है ना। कैंसर या ट्यूमर को बचने के लिए अपन उनको लास्ट में एडवाइस देंगे रिमूवल ऑफ टेस्टिंग, और रिमूवल ऑफ टेस्टिस को क्या बोलेंगे, ओस्टियोटॉमी, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं यूरेथ्रल डिफेक्ट ऑफ बर्थ, ठीक है। एपिटासिस, जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, डोर्सल ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, वो अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, और ये डोर्सल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे एपिटासिस। और हाइपोपेडिस में क्या होगा, वेंट्रल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। डोर्सल और प्रॉक्सिमल में ओपनिंग ना होके वेंट्रल मतलब नीचे अगर यूरेथ्रा की ओपनिंग हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोपेडिस। तो ये सारी जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन आई वाले पार्ट में वापस चलते हैं। जो कंजक्टिवाइटिस जिसमें जो बैक्टीरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडियल टोकोमाइडिस, इस इंफेक्शन की वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है। तो साथियों आज अपन ने फिजिकल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट पूरा कर लिया, ठीक है। यह सेम एट इट इज कौन सा वाला पार्ट है जो अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न। अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। धन्यवाद दोस्तों।